हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं पायरॉल के कुछ और रिएक्शंस। सो द फर्स्ट रिएक्शन ऑन योर स्क्रीन इज़ रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट और प्रेशर के साथ पायरॉल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। रिएक्शन विद मेलिक एनहाइड्राइड। मेलिक एनहाइड्राइड देखते ही आपको ये ध्यान आ रहा होगा कि मेलिक एनहाइड्राइड जो है 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ या संयुग्मित द्विबंध के साथ या कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड सिस्टम के साथ, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स के साथ, डाइन्स के साथ डाइल्स एल्डर रिएक्शन देता है। तो यहाँ क्योंकि पायरॉल में 2 डबल बॉन्ड्स हैं और वो दोनों कॉन्जुगेटेड या संयुग्मित हैं, उसके साथ भी इसका डाइल्स एल्डर रिएक्शन हो सकता होगा बेस की प्रेजेंस में, लेकिन ऐसा नहीं है। पायरॉल्स डोंट शो डाइल्स एल्डर रिएक्शन। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का भी ये क्वेश्चन है। इन दोनों को अगर डाल दिया जाता है, साथ में दिखाया जाता है, तो प्रोडक्ट मांगा जाता है, तो डाइल्स एल्डर रिएक्शन का प्रोडक्ट कभी नहीं बनेगा। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन बनेगा और यहाँ जो हाइड्रोजन था कार्बन पायरल पे के सेकंड कार्बन पे जो हाइड्रोजन था वो एक कार्बन इस वाले कार्बन को जाता है और दूसरा वाला कार्बन जो है ये पायरॉल रिंग के कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ हो जाएगा CH2, जो यहाँ पहले CH था वो CH2, क्योंकि यहाँ का एक हाइड्रोजन जो पहले था वो सब्स्टिट्यूटेड या प्रतिस्थापित हो गया, वो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ जाकर बॉन्ड बना लिया उसने और इस तरह से एक हमको एडक्ट प्राप्त हुआ जो कि डाइल्स एल्डर रिएक्शन का नहीं है। इट इज़ नॉट एडक्ट, रादर सब्स्टिट्यूटेड प्रतिस्थापित यौगिक हमें प्राप्त हुआ जो कि डाइल्स एल्डर रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो है हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एमीन्स के लिए होता है और एमीन्स को जो है क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट में परिवर्तित कर लिया जाता है और फिर उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में और हीट के द्वारा, और उस से रिंग ओपनिंग या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूटता है। किस तरह से होता है ये आइए देखते हैं। देखिए, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिंग ओपनिंग रिएक्शन है ये। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर टूटेगा तो रिंग ओपन ही होगा, तो ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन हुआ पायरॉल के लिए। अदरवाइज एग्जॉस्टिव मिथिलेशन में अल्टीमेटली जो है एल्काइल ग्रुप से आपको एल्कीन्स वगैरह प्राप्त हो रहे हैं बाय सिल्वर हाइड्रोक्साइड और हीटिंग के द्वारा, हाइड्रोलिसिस के द्वारा। तो आइए देखते हैं पायरॉल में ये किस तरह से बिहेव करता है ये रिएक्शन। ये पायरॉल है और इसका सबसे पहले हमने किया रिडक्शन, सोडियम और इथेनॉल के प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं, या फिर प्लेटिनम और हाइड्रोजन यानी कैटालाइटिक हाइड्रोजन किया तो बहुत आसानी से कैटालाइटिक हाइड्रोजन हो गया और इस तरह से पायरॉल का रंग जो है पूरी तरह से रिड्यूस हो गया। अब इसको मिथाइलेशन करते हैं मिथाइल आयोडाइड के साथ और HI निकल कर आता है। सबसे पहला जो मिथाइलेशन या एल्काइलेशन हुआ वो N एल्काइलेशन यानी नाइट्रोजन पर जो है एल्काइल ग्रुप आके जुड़ा और ये हाइड्रोजन और ये आयोडीन ये यहाँ से निकले सिस्टम में से रिएक्शन साइड प्रोडक्ट के रूप में और HI निकल के आ गया और N मिथाइलेटेड आपको प्रोडक्ट यहाँ मिला। इसका फर्दर मिथाइलेशन करने से देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 1, 2 और 3 एल्काइल ग्रुप्स या 3 कार्बन बॉन्डेड हैं और चौथा जब बॉन्डेड होता है तो इस तरह से क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट मिलता है और ये जो आयोडीन है यहाँ पर आयोडाइड के रूप में इस तरह से इसके साथ सॉल्ट बनाता है। अब जब सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो आयोडीन की जगह यहाँ पर OH आ गया। देखिए नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज इसलिए है क्योंकि पहले 3 थे, एक और CH3 ग्रुप आके 4 बॉन्ड्स हो गए तो प्लस चार्ज आ गया, तो क्वाटरनरी एमोनियम हो गया। वो यहाँ पर सिर्फ रिप्लेसमेंट ऑफ I- से OH इतना सा चेंज हुआ है। अब देखिए जब इसका इसी एक्वस मीडियम में जब इसका इसको हीट किया जाता है तो इसमें से ये नाइट्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो टूटता है और ये OH ये बॉन्ड टूटा तो नाइट्रोजन के ऊपर हो गए 1, 2 और 3 ग्रुप्स, CH3 ट्वाइस और ये एल्काइल ग्रुप देखिए CH3 ट्वाइस है और ये एल्काइल ग्रुप। और यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड जब टूटा है तो ये कार्बन पर इस कार्बन पे हो जाएंगे 3 ग्रुप्स, एक तो ये CC और 2 हाइड्रोजन जो इसके ऊपर लगे हुए हैं।
लेकिन ये जो OH ग्रुप है तो यहाँ पर से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, तो ये H यहाँ से निकलेगा एक, और ये OH यहाँ से निकलेगा, तो H और OH अगर निकल जाए और इसका ये बॉन्ड टूट जाए तो अल्टीमेटली यहाँ एक डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में मिलेगा। तो इस तरह से हमें मिला NN डाइमिथाइल एमिनो 3 ब्यूटीन। ये ब्यूटीन है और 3 ब्यूटीन इसलिए है, तीसरे कार्बन पर ये डबल बॉन्ड है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। टोटल कार्बन का चेन है 1 2 3 4, चार कार्बन, 4 कार्बन चेन है, तो इट इज़ 3 ब्यूटीन। NN डाइमिथाइल, ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फर्दर टूट सकता है, तो यहाँ पर ये जो है टर्शरी एमोनियम कंपाउंड है, तो इसका एक बार मिथाइल आयोडाइड के साथ दोबारा रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्वाटरनरी एमोनियम इस तरह में चेंज हो जाएगा, जिसके अंदर यहाँ जो बनेगा, जो हमने लिखा नहीं है, ये स्टेप्स रिपीट होंगे, आप इसको अपने वर्कबुक में या कॉपी में लिख लीजिए। ये कि नाइट्रोजन के साथ मिथाइल आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो एक और यानी NCH3 2 की जगह NCH3 थ्राइस I माइनस बनेगा, जैसे I माइनस, उसका सिल्वर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ लिखेंगे तो I माइनस की जगह लिखेंगे आप OH, तो वो बनेगा NCH3 थ्राइस, N के ऊपर प्लस OH माइनस। फिर उसका जब आप हीट करेंगे तो इस तरह से नाइट्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो टूटेगा। कुल मिला के इधर ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है वो ये वाले स्टेप्स हैं जो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो इसी प्रकार से आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और अल्टीमेटली जाकर जब आप इसको हीट करेंगे तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उसी तरह से टूटेगा जाके जैसे कि यहाँ पर टूटा है। और जो जब यहाँ से टूटेगा कार्बन के पास हो जाएगा 3 बॉन्ड्स, 2 हाइड्रोजन इसके पास है और एक ये बॉन्ड, प्लस इस वाले कार्बन से एक H निकल के जाएगा OH के साथ, तो यहाँ लिखेंगे -H2O, जैसे हमने यहाँ लिखा था तो यहाँ -H2O लिखेंगे। और फिर इस तरह से यहाँ एक डबल बॉन्ड बनेगा, फिर सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पहले से है तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन बना, वाटर निकल गया, यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, और साथ में निकल गया NCH3 होल थ्राइस, तो NCH3 होल थ्राइस इस तरह से ट्राइमिथाइल अमीन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जो है एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन पायरॉल प्रदर्शित करता है और उसका रिंग टूट जाता है और रिंग ओपनिंग होता है और ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन अल्टीमेट प्रोडक्ट आके मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो आज हम पढ़ेंगे वो है कंडेंसेशन ऑफ विद एल्डिहाइड, कंडेंसेशन ऑफ पायरॉल विद एल्डिहाइड। पायरॉल का एल्डिहाइड के साथ संघनन या कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ संघनन दो प्रकार से हम पढ़ेंगे। पहला जो मेथड है वो है 2:1 कंडेंसेशन, यानी 2 पायरॉल और 1 एल्डिहाइड या 1 कार्बोनाइल कंपाउंड अगर हम लेते हैं तो जो संघनन होगा वो इस प्रकार से होगा। और यदि हमने रेशियो अगर बढ़ा दिया यानी 1:1 कर दिया तो किस प्रकार से पोरफायरिन रिंग बनेगा वो हम आगे आगे देखेंगे। पहले देखते हैं ये वाला रिएक्शन। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अगर पायरॉल रिंग से जुड़ा हुआ हो तो ये अभिक्रिया फास्ट होगी। 2 पायरॉल रिंग इस तरह से जुड़ रहे हैं और ये ऑक्सीजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, इस पायरॉल रिंग का एक हाइड्रोजन, दूसरे पायरॉल रिंग का एक और हाइड्रोजन मिलाकर आप इस तरह से इजीली इसको इमेजिन करके -H2O करके इस तरह से लिख सकते हैं। इसका जो मैकेनिज़्म है वो इतना आसान नहीं है, नेक्स्ट ईजी है मतलब, लेकिन इतना छोटा स्टेप नहीं है, तो उसको हम अभी जो नेक्स्ट कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ेंगे पायरॉल का उसके अंदर देख लेंगे। फिलहाल याद करने के लिए आप ये कह सकते हो कि यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और दूसरे पायरॉल का एक हाइड्रोजन अगर निकल जाता है एसिड के प्रेजेंस में तो इस तरह से कंडेंसेशन उत्पाद हमें प्राप्त होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ पायरॉल विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स विच विल लीड टू पोरफायरिन रिंग फॉर्मेशन। So let us study condensation of pyrols with carbonyl compounds. उसमें we will study porphyrin formation. पोरफायरिन फॉर्मेशन या पोरफायरिन के बारे में पढ़े ही क्यों, उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि पोरफायरिन रिंग जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियस है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिंग है क्योंकि ये कई इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है या लाइफ प्रोसेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिंग सिस्टम माना गया।
रिंग सिस्टम है, एक्सक्यूज़ मी। देखिए विटामिन B12 में पोरफायरिन रिंग होता है, हीमोग्लोबिन में पोरफायरिन रिंग होता है, क्लोरोफिल में होता है, इत्यादि इत्यादि। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिंग सिस्टम। तो मैकेनिज़्म देखते हैं। मैकेनिज़्म ये देखिए, कार्बोनाइल कंपाउंड हमने लिया हुआ है। यहाँ R और R' दोनों के दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं, या दोनों में से एक हाइड्रोजन हो सकता है। इस तरह से एल्डिहाइड हो सकता है, या फिर कभी कीटोन भी हो सकता है। तो इसका पहला है कि प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन पहला स्टेप है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, या प्रोटोनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बाय प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन, यानी इलेक्ट्रोफाइल की उत्पत्ति कार्बोनाइल ऑक्सीजन के प्रोटोनीकरण के द्वारा। तो ये देखिए प्रोटॉन आया और जो है एसिड का, और वो ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। वैसे भी आप जानते हैं कि कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है उसमें ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर आकर्षित किए हुए रहता है। तो डेल्टा माइनस चार्ज यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर होता है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन के ऊपर, और कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज होता है। सो H प्लस जहाँ डेल्टा माइनस है ऑक्सीजन के ऊपर, वहाँ जाके जुड़ेगा तो ये OH प्लस हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 1, 2 और 3 बॉन्ड्स हो गए। अब देखें कि ऑक्सीजन क्योंकि कार्बन के कंपैरिजन में तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो प्लस चार्ज को धारण नहीं करेगा उतनी आसानी से जितना कि कार्बन कर लेगा। तो इसीलिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन O प्लस के ऊपर आकर्षित हो जाते हैं, या ऑक्सीजन अट्रैक्ट्स द पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इसका चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा, और जो कार्बन बनेगा उसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, बिकॉज देयर आर ओनली 3 बॉन्ड्स। तो ये है एक इलेक्ट्रोफाइल, और जो पायरोल रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा वो कार्बन के द्वारा होगा, ना कि ऑक्सीजन के द्वारा। स्टेप 2 में देखें कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन पायरोल रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ पोरफायरिन। तो ये देखें, ये पायरोल रिंग है। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह से यूँ दिखाया गया है, क्योंकि हम जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 पायरोल के सेकंड कार्बन पर ज़्यादा होता है, और जो क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होता है वो कार्बन 2 रिंग कार्बन 2 पे जब होता है, तो जो इंटरमीडिएट हमें मिलता है वो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर दिखाया गया है। या देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हुए, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हमने उस चीज़ को नहीं दिखाया, इसको स्किप किया है, और सिंपल जो है कार्बन का बॉन्ड इसके ऊपर सेकेंड कार्बन के ऊपर दिखाया है। और जाहिर सी बात है, अगर बाकी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हमने नहीं दिखाया और सिर्फ पायरोल को आपने देखा, तो आप देखें कि कार्बन, इस वाले कार्बन पर, 3rd नंबर कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि बाकी बॉन्ड्स डिस्प्लेस नहीं दिखाए हुए नहीं हैं इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। अब ये जो कार्बन था 2nd नंबर कार्बन, इसके पर एक और हाइड्रोजन पहले से ही था, जिसको यूँ तो शो नहीं किया जाता। अब देखें कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के पास या इन दोनों कार्बन के बीच में जाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन जो है H प्लस के रूप में निकल कर आएगा। एक नई बात जो आप यहाँ सीख सकते हैं वो ये कि यहाँ अक्सर जो अब तक आप रिएक्शन मैकेनिज़्म लिखते हैं, उसमें हम लिखते हैं -H प्लस, क्योंकि यहाँ से -H प्लस निकल के बाहर चला जाएगा तो -H प्लस लिखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के बगैर जा रहा है। लेकिन आप ये देखें कि ये जो हाइड्रोजन निकल के जा रहा है वो OH इस ऑक्सीजन के ऊपर आके जुड़ रहा है, तो यानी एक जगह तो माइनस हो रहा है, फिर वो प्लस हो रहा है। तो आगे इससे पहले हम इसको अलग अलग स्टेप्स में दिखाते थे, लेकिन आजकल जो नया तरीका है दिखाने का वो है प्लस माइनस इकट्ठे दिखा देते हैं। तो यहाँ से निकला और इस ऑक्सीजन पर जुड़ा, ऑक्सीजन पर 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं, एक और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जुड़ा, तो ये प्लस में चेंज हो गया। आप ये कह सकते हैं इसका क्या फ़ायदा है। इसका ये है फ़ायदा कि OH ग्रुप जो था वो एक अच्छा निष्कासित होने वाला समूह नहीं था, और OH2+ इज़ अ गुड लीविंग ग्रुप, ये अच्छा निष्कासित होने वाला समूह है। इसीलिए कार्बन और ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन O+ ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस इलेक्ट्रॉन्स को खींच के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के ले गया, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया तो H2O ये बना, H2O जो निकल के चला आया। तो इसको हमने मार्क किया स्टेप 3, इसको हमने मार्क किया था स्टेप 2।
तो आप देखिए जो है और बॉन्ड का मूवमेंट्स इस तरह से अगर दिखाते हैं तो ये C डबल बॉन्ड C, क्योंकि यहाँ पर C प्लस हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस तरह से एक डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर के साथ ये जो एक इंटरमीडिएट अपने को मिलता है, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर आया प्लस चार्ज। अब आप देखें कि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की तुलना में, तो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए और यहाँ से ये शिफ्ट हुआ ताकि इसके वैलेंसी सेटिस्फाई की जा सके। इसकी वैलेंसी कमी हुई तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से ऐसे करके वापस इसमें से यहाँ आ जाता है और नाइट्रोजन के ऊपर जो प्लस चार्ज है वो हट जाता है। इस स्थिति में कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। तो यहाँ जो सेकंड कार्बन है वो अपने सेकंड जो पायरॉल है, पायरॉल का जो मॉलिक्यूल है वो अपने सेकंड पोजीशन वाले कार्बन एटम के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक जो कार्बन है उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण करेगा। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ सेकेंड पायरॉल मॉलिक्यूल, इस तीर के निशान के ऊपर आप लिख सकते हैं द्वितीय पायरॉल मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण, द्वितीय पायरॉल मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण, the nucleophilic attack of the second pyrrole molecule on electron deficient carbon। इसको हमने स्टेप नंबर 4 किया। जैसे इसके साथ इसका अटैक हुआ इस कार्बन के साथ, तो देखिए पायरॉल के नाइट्रोजन के साथ जो है पायरॉल के कार्बन के साथ, ये पायरॉल का कार्बन है सेकंड कार्बन, और ये वाला कार्बन है जिस पे R और R प्राइम लगा हुआ है। देखिए R प्राइम लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो पायरॉल का जो कार्बन है उसके साथ उसने बॉन्ड, इसका कार्बन का बॉन्ड बन जाता है। इस सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो जो है आप देखें कि सेकंड कार्बन का जो हाइड्रोजन, और इसके अलावा जब ये बॉन्ड शिफ्टिंग हुई है तो इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। देखें आप, तो ये जो सिचुएशन है ये उतनी स्टेबल नहीं है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है। तो देखते हैं क्या होता है। ये जो कार्बन है एसिडिक है और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में शिफ्ट हुए, तो ये हाइड्रोजन जो है वो निकल के आ जाता है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। ये शिफ्ट हुआ इन दोनों के बीच में, तो ये रहा शिफ्ट हो गया। ये इसके यहाँ पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज हट गया। तो इस तरह से यहाँ से H प्लस निकल आया। तो पाँचवें स्टेप के आखिर में दोनों पायरॉल रिंग आपस में जुड़ जाते हैं और बीच में होता है एक कार्बोनाइल कार्बन, जो पहले कार्बोनाइल कार्बन था वो कार्बोनाइल कार्बन इन दोनों को बांधे हुए बॉन्डेड बीच में रहता है। आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए फिफ्थ स्टेप के आखिर में ये जो कंडेंस्ड सिस्टम मिला, कंडेंसेशन क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल इन दोनों के बीच में से निकला है इस टोटल सिस्टम में से। तो 1 से लेके 5 जो हमने स्टेप देखे हैं उनको हमने 2 बार रिपीट किया। 2 बार रिपीट किया नहीं, 2 बार और पायरॉल रिंग्स लगाए, यानी टोटल 4 पायरॉल रिंग होते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 पायरॉल रिंग्स हुए और वो आपस में कार्बन कार्बन CH2 के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब CH2 के द्वारा क्यों, क्योंकि अगर हमने R और R प्राइम को हमने हाइड्रोजन लिया तो ये CH2 होगा, क्योंकि हम पोरफायरिन रिंग अनसब्स्टिट्यूटेड को दिखाना चाह रहे हैं ताकि स्ट्रक्चर जो है वो देखने में सिंपल लगे। तो इसलिए हमने इसको दोनों को हाइड्रोजन मानते हुए इस संरचना को दिखाया, स्ट्रक्चर को बनाया है। अब इसके बाद ये देखिए कि ये जो दोनों सिरे के जो पायरॉल रिंग्स है वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। यहाँ से ये चेन शुरू हो रही है, यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आ रही है। तो इनको जोड़ने के लिए एक और कार्बोनाइल यौगिक की ज़रूरत है। तो इन दोनों कार्बोनाइल यौगिक को उसी तरह से स्टेप नंबर 1 से लेके 5 तक जो हमने किया था, इस तरह से वो आपस में ये दोनों पायरॉल रिंग को भी इस CH2 से जोड़ दिया है। CH2 इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर R और R प्राइम को हमने हाइड्रोजन रखा हुआ है। सो आई कैन मार्क दिस एज R प्राइम, R एंड R प्राइम एज हाइड्रोजन। तो इस तरह से जो है पोरफायरिन रिंग मिला। पोरफायरिन रिंग नहीं अभी तक नहीं है, उसका स्केलेटन मिला है हमको। इसको अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल फिर डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, तो यानी नो एक्सटेंडेड
एरोमेटिसिटी, ये एक एक हिस्सा एरोमेटिक है, लेकिन एरोमेटिक सिस्टम जो है पूरे रिंग में फैला हुआ नहीं है। तो इसमें एरोमेटाइजेशन होता है, यानी संयुग्मित द्विबंध का निर्माण होता है और उसके लिए हाइड्रोजन इसमें से निष्कासित होते हैं या निकलते हैं, जिसकी वजह से कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड बनता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड इस तरह से बना, लेकिन इसमें जो रेड या पिंक मार्क करके जो एरिया रिंग का दिखाया गया है, ये देखिए, ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ यहाँ और ये सिस्टम है 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और इसको कहते हैं पोरफायरिन न्यूक्लियस। ये पोरफायरिन न्यूक्लियस का स्केलेटन है, लेकिन ये है पोरफायरिन न्यूक्लियस। और ये देखिए, अब 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, टोटल 9 पाई बॉन्ड्स हैं। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो डबल ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ, हमने यहाँ से शुरू किया था। दोबारा करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 पाई बॉन्ड्स हैं, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये है हकल्स रूल के अनुसार भी ये एरोमेटिक सिस्टम है। अगर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो हकल्स रूल होता है उसमें n इज इक्वल टू 4 रखते हैं, तो 4 4s आर 16, 16 प्लस 2 18, तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है ये, और ये पोरफायरिन न्यूक्लियस बना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन मैकेनिज़्म सारा समझ में आया होगा। ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये जो है कंपटीशन के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, वैसे जीके के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, तो एग्जामिनेशंस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा लंबा आपको लगा होगा, बट अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं 1 या 2 बार, ये इट इज़ क्वाइट एन ईजी वन। थोड़ा लंबा है बट ईजी है। सो I hope you have understood this reaction. If you have any problem regarding this subject matter, you can contact me personally on WhatsApp. So thank you for being with me.